कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिवाइज किया था, जो भी डाउट्स थे फ्रॉम बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के थे थोड़े बहुत। चैप्टर नंबर 4 का थोड़ा बहुत हमने किया महाराष्ट्र इकोनॉमी। अभी सबसे पहला तो आज ये भी आया है, तो इसको भी कोई डाउट्स रहेगा तो पहले वो सॉल्व करते हैं, नहीं रहेगा तो वी कैन गो टू अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, जहाँ पर वॉट एवर आर द कॉन्सेप्ट्स आई विल रिवाइज। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन आस्क मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। हाँ तो पूछ लेना। तो पहले तेरे को क्या करना है वो बता। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो आज दो चीज़ों का रिवीजन करना है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड अनएम्प्लॉयमेंट और ही हैज़ नॉट अटेंडेड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सेकेंड वी कैन रिवाइज वॉट एवर इज देयर इन चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट करें क्या? चलेगा, चल। सो कल हम लोगों ने ना एक छोटा सा डिस्कशन किया था अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डू यू रिमेंबर दैट डिस्कशन? सो तेरे को भी पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? विच इज रॉन्ग। अब तू बता व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी और उसके लिए क्या बढ़ना चाहिए? करेक्ट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी अ राइज इन आउटपुट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही क्यों? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इकोनॉमी का ग्रोथ सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है? नहीं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या, दो लाइन में बताना रहेगा तो इट इज द राइज इन आउटपुट और इट इज द राइज इन रियल नेशनल इनकम। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। अच्छा, ग्रोथ होएगा तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट बनेगा तो आउटपुट को बेचेंगे, बेचेंगे तो कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ मनी। बराबर है। पर इकोनॉमिक ग्रोथ के आगे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तू रुक जा। विच इज रॉन्ग अगेन। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हुआ तो तेको नहीं लगता वो तो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? रेलवे, रोडवे, एयरवे, वाटरवे। तो रेलवे अगर बनेगा तो वो तो आउटपुट क्रिएट हुआ ना। बराबर के नहीं बराबर? सो वेन एवर यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक फॉर्मूला है या एक कॉन्सेप्ट है। बोल बेटा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? परफेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है दोस्त? करेक्ट हो सकता है। कहने से वेलफेयर मतलब ह्यूमन वेलबींग। आई रिपीट, वेलफेयर का मतलब क्या होता है? ह्यूमन वेल बीइंग। तेरा वेलबींग कब होगा या मेरा कब वेलबींग होएगा? ऐसा क्या होगा देश के अंदर जिससे लोगों का वेलबींग होएगा? यह सवाल था मेरा तेरे से। सो व्हाट विल हैपन इन द इकोनॉमी विच विल मेक द पीपल फील दैट यस हमारा वेलफेयर हो रहा है, हमारा वेलबींग हो रहा है? तो क्या हो डेवलपमेंट में? ऐसा क्या होगा? तो जैसे कि तूने बोला डेवलपमेंट के अंदर देयर शुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर, पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट का पार्ट ही नहीं है। वो किसका पार्ट है? ग्रोथ का पार्ट है। तो डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, ये मेरा सवाल है। बोल बोल। चलेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है। कहना ऐसे बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो सकता है। लिटरेसी रेट का बढ़ना हो सकता है। पॉवर्टी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? पॉवर्टी कम होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मॉर्टेलिटी रेट, मरने का रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बर्थ रेट क्या होना चाहिए? वो भी कम होना चाहिए। तो जब ऐसा सब होगा तो इकोनॉमी में वेलफेयर होगा। सो अब जब हम बात करते हैं अबाउट इकोनॉमिक्स, कैन आई से इकोनॉमिक्स इज अबाउट ह्यूमंस। अब ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्यों तुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्या कर लेते रे अपन लोग? मतलब अगर इकोनॉमी में ग्रोथ है या डेवलपमेंट है तो वो किसके वजह से और किसके लिए है? ह्यूमंस के लिए है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा है तो ह्यूमंस के लिए हो रहा है और ह्यूमंस के वजह से हो रहा है। आज अगर मैं तेरे को एक बात बताऊं, कोई भी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? वो डेवलप्ड कब है? व्हेन डू वी से दैट इकोनॉमी इज डेवलप्ड? व्हेन इट्स
infrastructure is developed, when its education is developed, when its human beings are developed. हाँ कि ना? तो जब ह्यूमंस का बात करते हैं, अभी देख, क्या ये जरूरी है कि कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ज्यादा? क्वेश्चन मार्क. देखो क्या लगता है, अगर इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी ज्यादा है? वही पूछ रहा हूं, ऐसा है क्या? तुझे क्या लग रहा है? मैं जवाब नहीं दे रहा, मेरा तो सवाल है. हो सकता है. चल, तो इस हिसाब से तो इंडिया सबसे डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अपन तो 145 करोड़ हर 7 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है. एक ये आया. क्या इंडिया सबसे डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड का? नहीं. इसका मतलब पॉपुलेशन का नंबर मैटर करता है, ये जरूरी नहीं है. क्योंकि बेटा पॉपुलेशन का दो एस्पेक्ट्स होता है, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी. क्या बोला? एक क्वांटिटी और एक, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वांटिटी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी. इमेजिन कर, एक देश है जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि इंडिया, पर उस देश के लोग निकम्मे है, निठल्लू है, जब देखेगा तब आलस करता रहेगा. ये जब भी दारू पिएगा तो क्या उस कंट्री का ग्रोथ, क्या उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा? सो कहना है इसे कि क्वांटिटी पर फोकस होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी पर. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. ऑस्ट्रेलिया सुना है? ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक कंट्री. गलत, एक कॉन्टिनेंट है. ठीक है, पर चल कंट्री भी है ही ऑब्वियसली. सो आज अगर एक ऑस्ट्रेलिया का बात करें और उसके सामने इंडिया का बात करें, और जो लॉजिक तू देने का कोशिश कर रहा था उसको मैच करते हैं. अपना लॉजिक क्या बोल रहा था? हायर द पॉपुलेशन, हायर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लोअर द पॉपुलेशन, लोअर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन कम है पर साला डेवलपमेंट ज्यादा है. डू यू अग्री विथ मी? हाँ. इंडिया का पॉपुलेशन तो पूछ ही मत कितना है, पर फिर भी अपने कंट्री के अंदर डेवलपमेंट कम है. तो सिर्फ क्वांटिटी मैटर करता नहीं है, क्वांटिटी के साथ एक और चीज मैटर करता है, क्वालिटी. इमेजिन कर, कंट्री में लोग कम है बट स्मार्ट है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, मोटिवेटेड है, विजनरीज है, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. दारू कम पिएगा, नशा कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टोरी पॉजिटिव होने लगेगा. सो देख, मैंने 2 एग्जांपल दिया, अभी तीसरा एग्जांपल देता हूं जहां पर पॉपुलेशन का क्वांटिटी भी ज्यादा है, क्वालिटी भी ढंग का है. चाइना. डू यू अग्री दैट चाइना इज सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? बट कहना है से वहां पर आज के डेट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना जोरदार हुआ है कि पूरा वर्ल्ड का जितना भी चीजें मैन्युफैक्चर होता है, आई बिलीव मोर देन 60 to 70% इज मेड इन चाइना. तो वो लोग ने क्या किया? अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल किया जहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर उनको ग्रोथ मिल गया, क्वांटिटी भी मिल गया, क्वालिटी भी मिल गया. सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड दैट पॉपुलेशन का जब भी बात करते हैं तो सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ क्वालिटी का बात नहीं करने का, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों एडिक्वेट होना चाहिए. क्वालिटी कब आएगा एक इंसान के अंदर? जब वो एजुकेटेड रहेगा, जब वो हेल्दी रहेगा, जब वो इंटेलेक्चुअल रहेगा. और ये सब के लिए अपने को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? सर्टन सर्विसेज इन द इकोनॉमी, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा. डू यू अग्री विद दैट? अब इकोनॉमी के अंदर तूने बोला कि डेवलपमेंट होगा, पर डेवलपमेंट कब होगा? जब लोग एम्प्लॉयड होंगे कि जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे? सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तुम लोग ने सुना तो है ही. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? परफेक्ट. सो पीपल आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब. ये थोड़ा सा ही डेफिनेशन है, पूरा डेफिनेशन बताएगा क्या? इन सिंपल लैंग्वेज यू आर करेक्ट. काम करना है पर काम मिल रहा, बट इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कुछ बोलता ही बोलता है, मतलब और चीजें ऐड होंगी. इसके अंदर 3 कंडीशंस है. कितना कंडीशंस है? 3. पहला कंडीशन है दैट यू शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स. क्या बोला? यू शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 15 to 59. फिर ये जो लोग हैं उनमें 2 चीजें होनी चाहिए. एक, दे शुड बी विलिंग टू वर्क. बोल बेटा, क्या तू 15 to 59 ईयर्स के एज ग्रुप में?
इतना क्या सोच रहे हैं ना. बट आर यू विलिंग टू वर्क? काम करने का है कि पढ़ाई करने का है? एग्जैक्टली तो तू ये डेफिनेशन के हिसाब से विलिंग टू वर्क नहीं है, तो तू अनएम्प्लॉयड भी नहीं है. विलिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अबिलिटी टू वर्क. क्या बोला? देयर शुड बी अबिलिटी का मतलब क्या? यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट. क्या बोला? यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट टू वर्क एट a prevailing wage rate. Can you make me explain the meaning of the word prevailing? करेक्ट. एग्जिस्टिंग वेज रेट बोल सकते हैं उसको. डॉलर्स ही क्यों, इंडियन है, अपन रुपीज में बात करेंगे. करेक्ट, आई अग्री विथ यू. सो कैन आई से कंडीशन नंबर 1, यू शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 years. Condition number 2, you should be willing and able to work. And condition number 3, in the or at the prevailing wage rate. जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया फिर भी तुझे काम नहीं मिल रहा है तो भाई तू अनएम्प्लॉयड है. सर मैं 15 to 59 भी है, मैं विलिंग भी है, मैं एबल भी है, मुझे जो पगार मिल रहा है मार्केट में जो चल रहा है उस पर काम करने को रेडी भी है, बट नॉट एबल टू गेट अ जॉब, देन सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट. क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? पक्का. तो अब देख इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट आता है. सबसे पहला देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड एज इनवॉलंटरी, मतलब ऑर्डर कैन चेंज. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में शायद पहले इनवॉलंटरी दिया रहेगा, बाद में वॉलंटरी दिया रहेगा. इन शॉर्ट देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स इज व्हाट आई मीन. सो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट, और बेटा चौथा एक चीज है जिसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट. चलो एक एक करके चारों चीजों के बारे में बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? तो फिर तो तू एम्प्लॉयड हुआ ना. That is not the correct definition actually. I disagree with your understanding unfortunately. It's okay. हो सकता है ऐसा. वॉलेंट्री का मतलब क्या? खुद से. तो अभी जोड़ ले वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. मैं खुद से ही काम करने का इच्छा नहीं रख रहा है इसीलिए मैं अनएम्प्लॉयड. So when a person himself is not willing to work and therefore not getting a job, such a situation is called as voluntary unemployment. So अगर तेरे पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो टेक्स्ट बुक के अंदर देख वो लोग ने शायद उसको डिफाइन भी किया. ये चैप्टर नंबर 7 है, राइट? ये देख, it refers to a situation in which people are willing to work but there is ये involuntary है, sorry, it is a type of self unemployment where a person is fit to work but he is not willing. मुझे काम ही नहीं करना है तो मैं voluntarily unemployed. वॉलंटियर करने का मतलब क्या? खुद से. और इनवॉलेंट्री का मतलब मुझे तो काम करना है पर मुझे काम मिल नहीं रहा है. सो देख पहला वाला कॉन्सेप्ट का नाम मैंने जो बताया था वो क्या था? वॉलेंट्री. दूसरे वाले का नाम क्या था? इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री मतलब मुझे काम करने का इच्छा इसीलिए मैं अनएम्प्लॉयड है, और इनवॉलेंट्री के अंदर मुझे काम करने का इच्छा पर मुझे काम मिल नहीं रहा है तो हम उसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. करेक्ट है क्या? फिर आता है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट. बता मेरे को तेरे हिसाब से व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? करेक्ट है. मेरे कैपेसिटी के हिसाब से मुझे काम नहीं मिल रहा है, मतलब मैं क्वालिफाइड है टू बी अ टीचर, एक्सपीरियंस्ड है टू बी अ टीचर, पर मेरे को काम मिल रहा है झाड़ू मारने का. तो जितना मेरा कैपेसिटी है, जितना मेरा अबिलिटी है, क्या वो कैपेसिटी अबिलिटी फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. सपोज कर अगर तो एक इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल, बट इंजीनियर को काम क्या मिला? बैंक में क्लर्क का.
अभी क्वालिटी क्या है उसका, एजुकेशन क्या है, इंजीनियरिंग, पर उसको काम क्या मिला बैंक में, एक क्लर्क का। ओवर एम्प्लॉयड क्या अंडर एम्प्लॉयड? मैं दिन में 8 घंटा काम कर सकता पर मेरे को दिन का 2 ही घंटा काम मिला, तो अंडर एम्प्लॉयड। सो जब आप अपने एबिलिटी या कैपेसिटी से कम काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट बेटा जिसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब किसका? यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट इज फॉर ऑल द व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बराबर है। ऐसा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ऑल आर फुल्ली एम्प्लॉयड। अब ये क्लासरूम देख, इज दिस क्लासरूम करंटली फुल्ली एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड? सो फुल एम्प्लॉयमेंट तुझे क्या लगता है, रियलिस्टिक है क्या आइडियलिस्टिक है? तुझे लगता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जितने भी एक देश में सबको जितना काम चाहिए उतना काम मिल जाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए अगर तू टेक्स्ट बुक देखेगा तो देख वो लोग ने एक वर्ड यूज किया है, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। दिखा क्या वो पर्पल कलर का पैच? It is a hypothetical situation in which all the factors of production, yeah, all the available resources. Can I say land is a resource, labor is a resource, capital is a resource, entrepreneur is a resource. So all the resources are employed to their full capacity. Such a situation is called as full employment. So total कितना concepts आया दोस्त? 4। कौन सा 4 आया? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब अपने कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NSSO। क्या नाम दिया? तेरा नाम भूल गया मैं, आरुष। और आपका नाम? आदित्य। सो आदित्य कहना से अपने कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NSSO, जिसने भी अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया। उसने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया। If you get work for less than 15 hours, क्या बोला? If you get work for less than in a week, 15 घंटे से कम का काम मिला पूरे हफ्ते में। हफ्ते में तेरे को अगर 15 घंटे से कम का काम मिल रहा है तो आर यू एम्प्लॉयड, आर यू अंडर एम्प्लॉयड, कि यू आर अनएम्प्लॉयड जैसा ही सिचुएशन। अभी पूरे हफ्ते में अगर मैं एवरेज 8 घंटे का बात करूं, 6 into 8, 48 आवर्स का काम मिलना चाहिए। पट्टी को मिल कितने का रहा है? 15 घंटा पूरे हफ्ते में। तो यू आर टर्म्ड एज अंडर, यू आर टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड। सो लेस देन, ये लेस देन का नहीं है साइन, ग्रेटर का है। इफ यू गेट लेस देन 15 आवर्स का वर्क, देन यू आर अनएम्प्लॉयड। If you get 15 to 28 hours of work in a week, ये भी वीक में ही है, then you are under employed. And if you get 8 hours of work for 273 days in a year, हर दिन 8 घंटा, फॉर 273 डेज इन अ ईयर, देन यू आर टर्म्ड एज एम्प्लॉयड। तो अपने पास अभी कितना डेफिनेशन आ गया? टोटल 2। पहला, यू शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 years, willing to work, able to work at an existing wage rate but unable to get a job at existing wage rate is called as unemployed. फिर NSSO वाला का definition भी दिया हुआ है, which is again mentioned in your government textbook itself. ये दिख रहा है पैराग्राफ? If he gets work for less than 40, मैंने 14 लिखा, 15 लिखा था उधर, so I made a small error बेटा।
वहां पर मैंने 15 लिखा था, पर होना कितना चाहिए था? 14 आवर्स. सो लेस देन 14 आवर्स इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड. उसके बाद 15 आवर्स टू 28 आवर्स is considered as underemployed, and 8 hours of work for 273 days in the year is called as employed. Yeah, are we clear with that? So एक छोटा सा error हुआ था मेरे से. Instead of writing 14 hours a week, I had written 15 hours. Are we clear with that as well? अब बेटा इंडिया के अंदर can I say people live in rural area as well as urban area? So can I say we can find unemployment in both the areas? Do you agree with that? क्या लोग गांव में भी अनएम्प्लॉयड है? क्या लोग शहर में भी अनएम्प्लॉयड है? सो देर आर हाउ मेनी कैटेगरीज? 2. वन इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, वन इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. देख अभी तू है ना, तेरा दिमाग वापरना, बुक में देखने का जरूरत नहीं है. अब यूज योर ब्रेन्स एंड थिंक एंड आंसर. रूरल एरियाज में ज्यादातर लोग कहां पर काम करते हैं? वेयर डू पीपल इन द रूरल एरियाज वर्क? फार्म्स में करते हैं. मतलब कहने से कि अगर फार्म में काम करेगा तो फार्म के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो पूरा साल उनको काम मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों नहीं? यही वर्ड चाहिए था मेरे को. सो कहने से रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें एक कैटेगरी है जिसका नाम है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. फार्मिंग जो है कहने से, एज यू राइटली सेड, इट इज सीजनल इन नेचर. कहने से इन इंडिया फार्मिंग इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स. सो मेजरली रेनी सीजन के 1 महीने पहले और रेनी सीजन के 1 महीने के बाद मैक्सिमम इतना ही फार्मिंग होता है, या 2 महीना पकड़, उससे ज्यादा तो होता ही नहीं है. सो कहने से दैट जो लोग फार्मर्स है उनको पूरे साल काम मिलता, क्योंकि एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर एंड देयरफॉर पीपल इन रूरल एरिया आर सीजनली अनएम्प्लॉयड. फिर और क्या हो सकता है रूरल एरिया में? एक सीजनल है, एक और टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर लगता है कि आदमी एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड नहीं है. Very good answer. So can I say there is another type of unemployment which is by the name of disguised unemployment. देखो मालूम है क्या what is disguised unemployment? नहीं? Okay. So I'll give you an example. 2 तरीके से समझाता हूँ. पहले सिंपल वाला समझने का है कि पहले थोड़ा टेक्निकल वाला समझना है. पहले टेक्निकल फिर सिंप्लीफाई करते हैं उसको, ब्रेक डाउन करते हैं उसको. सो फॉर एग्जाम्पल, पता चला ये तेरे को सिंपल लगा, यू नेवर नो. सो कहना से इफ देर इज अ फार्म, फार्म के ऊपर अपने को क्या लगता है? लेबरर लगता है. लेबरर काम करेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा? आउटपुट. इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं टीपी. क्या? टीपी मतलब 3 प्रति टोटल प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं उसको? टोटल प्रोडक्ट. सपोज कर अगर मेरे पास लेबरर ही नहीं है तो क्या आउटपुट क्रिएट होएगा? नहीं, बिकॉज नो लेबरर नो आउटपुट. लेबरर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो लेबरर अगर नहीं है तो मेरा आउटपुट भी 0. सपोज कर ले यही फील्ड है और यहां पर अगर काम करना शुरू किया एक लेबरर ने, तो उसने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? 100. अभी दूसरा लेबरर आया, तुझे क्या लगता है आउटपुट कम हो जाएगा क्या आउटपुट बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा. सो अगर मैं दूसरे लेबरर पे लिख दूं 180, सो एक ने कितना बनाया था? 100. दूसरे ने एक और दो जनों ने मिलकर कितना बनाया? हाँ, नहीं आने वाले रहेंगे क्योंकि उनका है ना सिलेबस खत्म हो गया है. हाँ, नहीं क्या है, अभी बच्चे लोग सुबह के 8 बजे का लेक्चर होता है, आना नहीं होता है. अभी सब मजे में होते हैं, सोते रहते हैं, इसके वजह से. हाँ, नहीं, टेंशन मत लो. मैं एक बार है ना फिर भी बच्चे लोग को डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है. सो
अब दो लोग ने मिलकर काम किया तो एफिशिएंसी बढ़ गया, आउटपुट 180 हो गया। ऐसे ही तीसरा आया तो 240 हो गया, चौथा आया तो 280 हुआ, तीसरा आया तो 300 हो गया। सिक्स्थ वाले आने के वजह से कुछ हुआ नहीं, 300 ही। तो अभी एज पर द टेबल कितने लोग एम्प्लॉयड दिख रहे? नहीं, एज पर द टेबल सब लोग हैं, पर तू कितना मस्त है। आई थिंक यू आइडेंटिफाइड द पॉइंट। यू टेल मी आउट ऑफ दिस हु इज लुकिंग विजिबली एम्प्लॉयड बट एक्चुअली इज अनएम्प्लॉयड. Such kind of unemployment is called as disguised unemployment. Now I am simplifying this in words. It is a situation where more number of people are working than required. I repeat, it is a situation where there are more number of people working than required. Required कितने थे फील्ड पर? 5, पर काम कितने कर रहे? 6. तो ये जो 6th वाला लेबरर है वो एक्चुअली क्या है? अनएम्प्लॉयड. बराबर है. देखो थोड़ा और आगे लेकर जाता हूं. दोनों चैंपियंस बैच वाले हो तो तुमको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट? मार्जिनल. तुम लोग मैथ्स के भी स्टूडेंट रहोगे तो तुमने मार्जिनल वर्ड बहुत बार मैथ्स में सुना रहेगा. कहना इसे मार्जिनल मीन्स एडिशनल. आई रिपीट, एडिशन क्या? एडिशनल. एडिशनल. एक लेबरर ने कितना बनाया? एक ने तो 100 बनाया ना. दोनों ने मिलकर कितना बनाया? दो लोगों ने 180. तो दूसरे ने एक्स्ट्रा कितना बनाया? तो 80 इज योर मार्जिनल. सो कहना इसे यहां पर 80 आएगा. तीनों ने मिलकर कितना बनाया? तीसरे ने कितना बनाया? पक्का? परफेक्ट है. ये 60 हो गया, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 0. सो देख, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0 देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. बराबर है. सो कैन आई से आई होप यू आर क्लियर विद द 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. What are the 2 types? One is one is rural, one is urban. Under rural we have 2 categories. One is by the name of seasonal and one is by the name of disguised. वापस अगर तू टेक्स्ट बुक पढ़ेगा ना तो यही लैंग्वेज दिया गया है. So you should be studying consistently whatever is given in the material. देख, it is also known as invisible unemployment. फिर सेकेंड लाइन में दिया है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन विलेज. ये तो अपने को मालूम ही है. इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग द वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड. सिंपल. तो मेरे को नया नहीं सिखाया है, सिर्फ एग्जाम्पल के तरीके से सिंप्लीफाई कर कर आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा है. आर वी नाउ क्लियर विद दैट? सो नाउ वी विल गो टू विच अनएम्प्लॉयमेंट? अर्बन. चल बेटा, अर्बन के अंदर वी हैव 4 कैटेगरीज. क्या बोला? अर्बन के अंदर वी हैव हाउ मेनी कैटेगरीज? आई विल स्टिल ब्रेक इट डाउन टू 2. दोस 2 कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड. सो लेट अस सी. सबसे पहला आता है एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड. सिंपल, मैंने अपना आंसर दे दिया ऑलरेडी. एजुकेटेड है पर अनएम्प्लॉयड. तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, जब तू सीए बन गया पर तेरे पास जॉब नहीं है तो तू अनएम्प्लॉयड. ऐसा होएगा नहीं. सीए के मार्केट में जनरली ऐसा नहीं होता है. पर किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, पॉसिबल है. अच्छा, एजुकेटेड के अलावा एक और कैटेगरी आता है. अब तू मुझे सोचकर बताना. तूने बोला था कि रूरल एरियाज में ज्यादातर लोग काम करते हैं फार्म में, तो अर्बन एरिया में ज्यादातर लोग, तो इधर एक और अनएम्प्लॉयमेंट क्या आएगा? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या आएगा बेटा? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये जो मैंने बोला था ना 4 कैटेगरी, वो अर्बन का नहीं है, वो इंडस्ट्रियल का है. सो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. आई रिपीट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 4. चल, सबसे पहला कैटेगरी क्या आएगा? तेरे को पता रहेगा तो बता, नहीं रहेगा तो मैं बताएगा.
मस्त, क्योंकि देख इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन्स का यूज होता है। कितना मस्त आंसर दिया तू। सो कहने से सबसे पहला जो कैटेगरी आएगा वो आएगा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर डैश इज रिप्लेसिंग डैश, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। करेक्ट। सो व्हेन टेक्नोलॉजी replaces whom? Laborers. Then can I say it is called as technological unemployment? बराबर है, श्योर है। चल उसके अलावा और क्या आएगा? मस्त है। पर तेरे को आते हैं क्या फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों? पढ़ा है, मतलब वर्ड याद है पर मीनिंग का श्योरिटी नहीं है। चलेगा, परफेक्ट। सो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं, कैन आई से देयर इज वन कॉल्ड एज फ्रिक्शनल, वन विच इज कॉल्ड एज structural, and there is one which is by the name of cyclical। ऐसा चार है, अपन एक एक करके बात करते हैं। मस्त बोला। फ्रिक्शनल लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट जब भी हम लोग फ्रिक्शनल का बात करते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो आज अगर तू मेरे को सोचकर बता कि स्ट्राइक्स हो गया, लॉकआउट हो गया, सपोज कर अगर इधर इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो विल आई बी एबल टू टेक दिस लेक्चर? मतलब डिफिकल्ट है ना विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। या भी अच्छा कहना ऐसे आज के डेट में तुम दो ही बच्चे हो, इसके लिए अलग बात है। बट इफ आई हैव टू टेक अ लेक्चर, मेरे पास अगर प्रोजेक्टर नहीं रहेगा, मेरे पास अगर राइटिंग पैड नहीं रहेगा, मैं लिखेगा किधर? अच्छा ऑनलाइन पर जूम पर बच्चे होते हैं जनरली, ये आज नहीं है, वो अलग बात है। सो कैन आई से दैट अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया, पावर फेलियर हो गया, चल मेरा एग्जांपल छोड़ दे, कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर मशीन्स है और वहां पर पावर फेलियर हो गया, तो क्या वहां के वर्कर्स लोग काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो दे आर अनएम्प्लॉयड फॉर लाइफ। क्या जिंदगी भर के लिए अनएम्प्लॉयड है कि थोड़े पीरियड के लिए? अच्छा मैंने एक जॉब छोड़ा, एक कंपनी छोड़ा, मैं दूसरे कंपनी में गया, तो क्या ऐसा है आज मैंने एक कंपनी छोड़ा, कल मैं दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो गया, ऐसा हर बार पॉसिबल होता? तो कहना है देयर कैन बी अ टाइम गैप बिटवीन चेंजिंग जॉब्स। क्या बोला? देयर कैन बी अ टाइम गैप बिटवीन द चेंजिंग ऑफ जॉब्स। सच अ सिचुएशन विल रिजल्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बराबर है। स्ट्रक्चरल कैसा होता है? शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर कि स्ट्रक्चरल इज लॉन्ग टर्म इन नेचर? अभी जस्ट मैंने कौन सा समझाया? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल में मैंने क्या बोला था? तो अभी दिमाग लगा। स्ट्रक्चरल क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म ना। स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा डाला, तो जो भी लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करता रहेगा उनका तो जॉब चला गया ना। एंड दे विल बी अभी कोई दूसरे प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाएगा, अरे महाराष्ट्र में प्लास्टिक की बैन हो गया, तो उसको जॉब बहुत लंबे अरसे तक नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बराबर है, श्योर है, पक्का। एंड फाइनली कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आया? साइक्लिकल। ये तुझे मेरे को बताने के लिए आना चाहिए। साइक्लिकल मतलब कहने से बिजनेस साइकिल करके कुछ तो पढ़ा था, चल मेरे को बता क्या बनाऊं इधर। बिजनेस साइकिल के अंदर आता है एक लाइन जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इकोनॉमी ऐसे ही ग्रो करता है? नहीं। तो क्या आता है उसके अंदर? सो देयर आर राइज एंड फॉल। इसको इसने एक वर्ड दिया फ्लक्चुएशंस। सो कैन आई से इट इज द ओवरऑल economic fluctuations. What are the four phases of business cycle? Perfect, perfect, lovely, tough. So expansion, peak. expansion मतलब तूने जो बोला वो राइज। देख अपन ने क्या बोलने का मालूम है, तू जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो ऑर्डिनरी है, इकोनॉमिक्स एज आई टोल्ड अर्लियर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बस तुझे दोनों चीजों को एक साथ बोलना है। सर राइज का मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में एक्सपेंशन,
टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये देख ये वाला जो पॉइंट है वो हाईएस्ट है, तो इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, पीक। फिर तूने बोला डाउन, फॉल्स, फॉल्स को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और कहने से ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसको तू नॉर्मल भाषा में बोलेगा डिप्रेशन, पर इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं ट्रफ। बराबर है क्या? ये तूने वापस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, और कल का अगर मेरा लेक्चर यूट्यूब पर आया रहेगा, आई डोंट नो, नहीं आया, सैड। हाँ छोड़। सो कहना है इसे दैट एक्सपांशन है, पीक है, कॉन्ट्रैक्शन है, और चौथा एक क्या आएगा बेटा, ट्रफ। अब तू मुझे बता इनमें से कौन से सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस करेंगे, एक्सपांशन में आएगा, पीक में आएगा, कि कॉन्ट्रैक्शन में आएगा? इट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। सो जब इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शनरी ट्रेंड आएगा तो इट विल रिजल्ट इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो मैं इसको कंक्लूड करता हूं, मुझे लगता है इस चैप्टर के जो भी मेजर वाले कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर तुझे कुछ और डाउट्स रहेगा तो यू कैन गो थ्रू इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। सो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक रूरल होता है और एक अर्बन। रूरल में कितना कैटेगरी होता है? दो। कौन सा दो कैटेगरी होता है? एक सीजनल और एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कहने से इज इन रूरल एरियाज जहां पर फार्मिंग इज सीजनल इन नेचर। Disguised unemployment is also called as invisible unemployment, where more number of people are working than actually required. फिर आया अर्बन, अर्बन के अंदर भी आया दो, अर्बन एरिया में लोग एजुकेटेड है और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। वन इज टेक्नोलॉजी डैश रिप्लेसेस डैश। टेक्नोलॉजी, हाँ मशीन बोलेगा तो भी चलेगा, मशीन रिप्लेसिंग मैन इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वाला फ्रिक्शनल, इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, whereas structural is for a longer period of time, and it is due to the changes in the structure of the economy. And fourth wala is by the name of cyclical unemployment, which is because of the business or the trade cycle. ये प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का कब से शुरू होगा? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए हमने उसको बोला कि कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आर वी क्लियर? अब इसके दो पार्ट्स और है, व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द मेजर्स। तभी ये तो जनरल नॉलेज है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तू ही दो चार कॉज बोल दे मेरे को, तेरे हिसाब से इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके सामने जॉब का अपॉर्चुनिटीज कम है। सो एक्सेसिव पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी अ रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, आप लिटरेट ही नहीं हो, आप पढ़े लिखे ही नहीं हो, इसके लिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्किल, लैक ऑफ स्किल्स हो सकता है, इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या बोला? स्लो रेट ऑफ, इसके लिए देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो वापस बोलना पड़ेगा। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? राइज इन आउटपुट। अभी आउटपुट ही नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ेगा? बराबर ना, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं रहेगा तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। सो कैन आई से दीज आर द फ्यू कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर मेरे को इसी को मेजर्स में कन्वर्ट करना है तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए? पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ, लोगों को एजुकेशन दो, लोगों को लिटरेसी दो। तो जो कॉजेज है उसको उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा? मेजर्स। नहीं समझा? कैन आई से देयर कैन बी स्पेसिफिक मेजर्स आल्सो। ये जो मैंने बोला वो जनरल मेजर्स है। क्या गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लॉन्च करता है? जैसे कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। जवाहर नहीं, जवाहर कौन? हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी, उनके नाम पर एक स्कीम चिपका डाला, जवाहर रोजगार योजना। फिर महात्मा गांधी नाम भी था, उनके नाम पर भी एक स्कीम चिपकाया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बोलते बोलते शाम हो जाएगा। तो एक स्कीम था जिसका शॉर्टकट में नाम बताऊं तो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
सो गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला हम आपको मिनिमम वेजेस देंगे, हम आपको 100 डेज ऑफ वर्क कम से कम देंगे। फिर तुम लोग ने और दो वर्ड सुना रहेगा जिसमें मुझे लगता है कि डाउट हो सकता है, तू बैठा रहेगा तो तुझे तो डेफिनेटली रहेगा, और ये नहीं बैठा तो इसको समझ में ही नहीं आएगा। जवाहर अपना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, समझा क्या मैं क्या बोला, वो कुछ भी है। सो बेटा स्वर्ण का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? जयंती का मतलब बर्थडे टाइप्स। स्वर्ण जयंती को इंग्लिश भाषा में बोलते हैं गोल्डन जुबली। अच्छा, सिल्वर जुबली सुना है? गोल्डन जुबली होता है, सिल्वर जुबली मतलब कितना है साल? आराम से सोचना, आपने पास बहुत टाइम है। सिल्वर जुबली मतलब कितने इयर्स होते हैं? 25 इयर्स। तो अभी तू सोच के बता गोल्डन जुबली मतलब कितना इयर्स? 50 इयर्स। सो इंडिया को इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में मिला? 19। उसके बाद 50 इयर्स मतलब कौन सा ईयर? 1947 से 50 इयर्स 1997। सो ये जो दो स्कीम्स है स्वर्ण जयंती बोथ वर अनाउंस पोस्ट 1997, पोस्ट 1947। सो यहां पर अगर तू देखेगा तो बहुत सारा स्कीम्स है, देखो चाहिए तो तू वो पढ़ना भी। ये देख सेकंड स्कीम का नाम देख, स्वर्ण जयंती मतलब गोल्डन जुबली। शहरी, शहर मतलब सिटी, सिटी में कौन सा? रोजगार, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट योजना। सो देख स्कीम कभी लॉन्च हुआ, पहला ही लाइन तू देख रहा है, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड, पर तुझे ईयर नहीं दिख रहा है। इट वॉज लॉन्च्ड इन डिसम्बर 1997, दैट इज वाई स्वर्ण जयंती, बिकॉज इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, पर ये स्कीम लॉन्च हुआ 1997 में आफ्टर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स, इसीलिए स्वर्ण जयंती। कहां ये लॉन्च हुआ स्कीम? शहर के अंदर, इसके लिए शहरी। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, योजना मतलब प्रोग्राम। अब इसी से एक और स्कीम आया, अभी शहर के लिए लॉन्च किया, रूरल एरिया के लिए भी तो होना चाहिए ना। देख सेकंड स्कीम स्वर्ण जयंती आया, वापस स्वर्ण जयंती आया, पर इस बार अगर तू पढ़ेगा तो रोजगार नहीं है, ग्राम स्वरोजगार। ग्राम, ग्राम का मतलब शहर के गांव, ग्राम पंचायत सुना रहेगा। सो ग्राम वर्ड्स रिप्रेजेंट दैट यू आर वर्किंग इन अ रूरल एरिया। फिर स्वरोजगार सेल्फ, तो देख दोनों स्कीम में फर्क है। रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज किया, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज किया। और देख उसका भी ईयर अगर तू देखेगा तो इट इज 1999, अगेन आफ्टर 50 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो ये जो स्कीम्स है ना, ऑनेस्टली तुझे बताऊं, थोड़ा शांत दिमाग सर बैठ कर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तू कभी सोचा ही नहीं ना, तेरे को अब तेरा जो रिएक्शन है ना फिलहाल टू लिसनिंग टू व्हाट आई सेड, अरे ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था, कितना सिंपल था। पर मेरे को ये पता क्यों नहीं था? क्योंकि तूने कभी शायद उतना एफर्ट डाला ही नहीं समझने के पीछे। आर वी क्लियर विथ इट नाउ? सो देख मैंने क्या बोला, मेजर्स। मेजर्स का मतलब क्या होता है? जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट क्या लॉन्च करता है? स्कीम्स। स्कीम्स के अंदर मैंने 4-5 बात की है, देयर आर मोर देन 15 स्कीम्स व्हिच दे हैव गिवन ओवर हियर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एक और स्कीम है ट्राइसेम, TRYSEM, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यहां पर दिया है, इफ यू वांट आई कैन शो। ये देख ट्रेनिंग, फिफ्थ वाला पॉइंट, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा करके बहुत सारा स्कीम्स है। तुम लोगों को अगर इसमें भी कोई हेल्प चाहिए रहेगा, आई डोंट माइंड गिविंग यू एनी हेल्प, बट फॉर दैट ये थोड़ा सा सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। सो तेरे को मैंने क्या क्या समझाया? ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट?
and what are the definitions and concepts in unemployment. Question number 2, what is rural unemployment? Question number 3, what is urban unemployment? Question number 4, what are the causes of unemployment? Question number 5, what are the measures to rectify unemployment? There are two measures, one is general, one is specific. Specific मतलब schemes, general मतलब जो causes है उसका उल्टा. नहीं समझा? पक्का श्योर है? आई एम गिविंग यू 10 minutes ऑफ टाइम, गो थ्रू एंटायर अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर. अगर देखो कुछ हेल्प चाहिए तो अनएम्प्लॉयमेंट में हेल्प करके देता हूँ, और नहीं रहेगा तो अब अपन जाते हैं तेरा 9th वाले चैप्टर में. चाहिए तो आज मैं सिर्फ डाउट सॉल्विंग करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में पूरा रिविजन करवाता हूँ, क्योंकि देखो आधे घंटे में ना रिविजन में मजा नहीं आएगा. अपने को मतलब अगर डिस्कस करना है तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा आज मैंने कैसा देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया, वैसा पढ़ाने का मजा आएगा. तो आज मैं क्या करता हूं, तेरा डाउट सॉल्विंग कर देता हूं और रिवाइज पूरा चैप्टर तेरे को नेक्स्ट क्लास में करवा देगा. 10 minutes चैप्टर नंबर 7, और इज्जत से 10 minutes देना, कोई चोरी नहीं करना उसमें. हाँ ऑफ कोर्स. गजब दुविधा है. हाँ ठीक है, उसमें क्या होगा. हाँ मतलब हाँ, नेशनल इनकम का बात चल रहा है. मतलब गाना तो ठीक है, बट मतलब कंटेक्स्ट होना चाहिए. पॉइंट वो है कि कनेक्ट होना चाहिए वो. करेक्ट. नहीं डोंट वरी. I know it's a sad situation. I think slowly and steadily people will understand that, teach if they want the kind of teachers you had earlier, they will start coming here. तुम लोग भी अपने friends को बोलना ना कि हम लोग, if you like the lecture, you can just pass on the message to your friends saying कि भाई economics का lecture, maths का lecture, जो भी तुमको अच्छा लग रहा है वो यहाँ पर attend करो. Okay, okay. Event में. Oh, understandable. No problem. No, I believe these lectures should have been uploaded yesterday also. I don't know why they have not been. I just asked them what was the reason for that. Because yesterday's lecture we covered so many important concepts. No, आज जितना भी ये जवाब दे रहा था, one of the reasons was what we did in yesterday's class. And I'm glad that he remembers that. Important यही है ना कि भाई पढ़ने के बाद याद रहना चाहिए. और याद कब रहेगा? जब तू एफर्ट डालेगा. तेरे को घर पर जाकर और उसको रिवाइज करना पड़ेगा. तेरे ऐसा नहीं बोल सकता है कि आज पढ़ाया फिर 6 महीने के बाद अचानक से मुंह उठाकर बैठ जाएगा तो याद थोड़ी रहेगा. सो एफर्ट देख, पढ़ाना हमारा काम है, एफर्ट्स डालना तुम्हारा काम है.
तो आएंगे धीरे धीरे करके, लोगों को बोलते रहना और क्या. And once they also see our recorded lectures on YouTube, provided they see, they will understand. That is okay, no? Because I believe that Professional Academy is taking care of that. हाँ, that is how it is. So, see, we have not left the students. अगर किसी को हमसे पढ़ना है तो we will not charge any fees to them if they have already paid the fees over there. For example, if your fees is 80,000, उसमें से you have paid entire 80,000 to the previous institute, then there is no need for you to pay over here. But for example, if your fees was 80,000 and you have paid, say for example, 60,000. So there is a balance payment of 20,000 which is remaining. You can stop that payment over there and give that payment to us. We will take care of you. That is an surety that we have been telling people right from day one. But I don't know तुम तक वो मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है. करेक्ट. सो तुम लोग करेक्ट. हाँ, तुम लोगों को किंजल मैम थे ना इन कांतिवली, बरोबर. इट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस. ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू मस्ट हैव नॉट रिवाइज दिस बिकॉज ये सब हो गया रहेगा आज से 1.5-2 महीना पहले. अपने को कल क्या हुआ वो साला आज याद नहीं है. हाँ हाँ. हम्म. सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए लोग. दे आर डूइंग वर्क ऑन देयर ओन. किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, खुद का चला रहे हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड. अभी जैसे कि किसी का अगर खुद का बिजनेस रहेगा तो वो एम्प्लॉयड थोड़ी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो ये जो कॉजेज वाला, ये जो वाला आंसर है ना, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर हर एक स्कीम के बारे में बताया गया है. अंकुर जी, 1 मिनट आएंगे यहाँ पर. हाँ.
मैं ना सिर्फ रिकॉर्डिंग का देख कर आता हूँ कि कल क्या हुआ. आई थिंक इन द कमिंग वीक. आज आई थिंक सैटरडे है राइट. मंडे से लेकर फ्राइडे तक में आई थिंक इट शुड बी स्केड्यूल्ड. ओके ओके. एक बार कल्पेश सर को बोल दो. आई थिंक ही अरेंज. हाँ आई नो बट ही स्टिल इन टच ऐसे. हाँ मैसेज डाल के रख दो एक बार तो हो जाए. मोस्ट प्रोबेबली तो आई थिंक मंडे ट्यूसडे को ही होना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट ही हैज प्लान्ड एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ही लुक्स आफ्टर द प्लानिंग ओवर हियर तो ही माइट नो. आई थिंक हो जाना चाहिए. अंकुर जी वो कल वाला लेक्चर जो है ना वो यूट्यूब पर डाल दीजिए ना. आज हो जाएगा ना. और आज वाला भी डाल देना. हाँ तो फिर कैसे चलेगा. हाँ भेज दो. ईयरफोन उसमें डाल देना. प्लीज यूज ईयरफोन. चलेगा. कल माइक नहीं पहना था. अभी 2 बच्चे लोग में माइक पहनने का याद नहीं आता है. हाँ वही क्योंकि अभी एक बच्चा या 2 बच्चे रहता है तो माइक क्या पहनूं ऐसा लगता है ना. फिर वो याद नहीं आता है कि रिकॉर्डिंग के लिए वो जरूरी है. अभी से याद रखूंगा. हाँ वो वाला भी पर यहाँ पर यही है डायरेक्ट. आई थिंक इसका ही इनपुट इज गोइंग ओवर हियर. एनीवे बोलो तुम लोग को अभी इसमें और कोई क्वेरीज है डाउट्स है. हाँ बट माइग्रेशन का मतलब क्या होता है तुझे ये पता है क्या. तो रूरल के लोग रूरल एरियाज छोड़कर अर्बन एरियाज में आते हैं. इसको बोलते हैं माइग्रेशन. तो अब भी सोच यूपी बिहार से सब लोग अगर मुंबई में आ जाएंगे. अभी मुंबई वालों के लिए खुद के पास खुद का जॉब्स नहीं है. उसमें अगर ये लोग आएंगे और तो अनएम्प्लॉयमेंट तो और बढ़ जाएगा ना. सो व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैन आई से द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आर नॉट इनफ टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर इट कैन रिजल्ट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि रूरल एरियाज में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चालू करो. रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को डेवलप करो. रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो. रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करो. तो रूरल के लोगों को अर्बन एरिया में आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. सो ये आंसर कैसा पढ़ने का मालूम है. स्ट्रेटेजिकली पढ़ने का. कॉजेस पढ़ने का और उसके सामने उसका मेजर निकाल लेने का. साइमल्टेनियस कर सकता है ना. अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है. ये ऑटोमेटिकली तू साइमल्टेनियसली करेगा तो एक साथ 2 आंसर होएगा तेरा. So migration of rural population is a cause of unemployment because people in the rural area transfer themselves from rural areas to urban area. Urban area is not able to give them employment opportunity. Therefore, those people who have migrated are also unemployed. और आराम से. हाँ बेटा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आज अपन सिर्फ यही चैप्टर किया तो. सी एट द एंड ऑफ द डे ना जितना कर रहे हैं उतना अच्छे से होना चाहिए. देर इज नो पॉइंट जहां पर
सिर्फ करने के लिए सर नहीं मेरे को एक और चैप्टर करना है, 1 चैप्टर एट अ टाइम, ऐसा रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पूरा एलपीजी रिवाइज करेंगे. सो यू टेक योर टाइम, तू ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर, तेरे को अगर उसमें मेरा कुछ हेल्प चाहिए तो अपन साथ में सॉल्व करते हैं. तू पूरा ये चैप्टर को इस तरीके से कर कि अगली बार तेरे को इस चैप्टर को स्ट्रेस से देखने का जरूरत ना पड़े. तेरे को कोई भी कुछ भी पूछे तेरे को सब आना चाहिए. सो यू टेक योर टाइम. सी एनीवेज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव हार्डली 15 अनदर मिनट्स. So rather go through everything and start solving the objectives of this chapter. See whether you are able to solve it or not. If you are not able to solve it, ask me. I will solve it for you. So इससे क्या होएगा कि तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैं पढ़ा वो अप्लाई भी कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं अप्लाई हो पा रहा है तो मैं तेरे को वो सॉल्व करके देगा, तो तेरा एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगा. देख मेजर्स है ना जनरली 4 मार्क्स के लिए आता है. तो या तो वो लोग तेरे को पूछेंगे जनरल मेजर्स या तो तेरे को पूछेंगे स्पेसिफिक मेजर्स. अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी. हाँ, अगर जनरल और स्पेसिफिक दोनों पूछ लिया फॉर 8 मार्क्स तो 1 पॉइंट इज वर्थ हाफ अ मार्क. सो यू हैव टू राइट 16 पॉइंट्स. तो अपने पास 26 पॉइंट है. 10 जनरल मेजर में है और 10 नहीं है, 26 नहीं है, 22 है शायद, 12 स्पेसिफिक मेजर्स है. सो यू कैन डू एनी 16 पॉइंट्स. सो तेरा लॉजिकली कैसा होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि 1 पॉइंट इज हाफ अ मार्क. सो इफ देर इज अ क्वेश्चन विच इज फॉर 4 मार्क्स यू आर सपोज टू राइट एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 पॉइंट्स. 8 इज द मिनिमम, 10 इज द मैक्सिमम. अच्छा, इसमें भी मैं तेरे को और एक इनपुट देता हूं. तू अगर डेफिनेशन लिखता है, इंट्रोडक्शन लिखता है, सो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन इज वर्थ 1 मार्क. So now to get for a 4 mark answer you need to write another 6 to 7 points. फिर भी मैं तेरे को बोल रहा हूँ ऑन अ हायर साइड 8 करके जा. रीजन बोलता हूँ क्योंकि जब तू 8 पढ़ के जाएगा ना तब 6 याद आएगा. ह्यूमंस, तू अगर ये सोच रहा है कि मैं 6 पढ़कर जाएगा और मेरे को 6 का 6 याद रहेगा तो उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है. मतलब वेरी फ्यू पीपल कैन डू दैट. सो मेरे को कैसा लगता है मालूम है कि इफ देर आर 10 पॉइंट्स तो एटलीस्ट 8 पढ़ के जा. इफ देर आर 12 पॉइंट्स तो एटलीस्ट 10 पढ़ के जा, सो दैट तू उसका 80% तो याद कर पाएगा. सो जनरल मेजर्स अभी देख, स्पेसिफिक जनरल मेजर्स तो तेरे को कॉजेज से ही मिल जाएगा. तुझे अगर कॉजेज याद है तो तुझे जनरल मेजर्स ऑटोमेटिकली मिलेगा. अब जो स्पेसिफिक मेजर्स है उसमें 5-6 स्कीम तो ऐसे ही मेरे को तो ऐसे ही याद हो जाता है. जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो स्वर्ण जयंती वाला 2, एक ग्राम वाला, एक स्वरोजगार अपना शहर वाला, उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. वो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मुझे इसीलिए याद है क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये कर रहा है. फिर ट्राइसेम, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये 6 तो ऐसे ही याद हो गया. फिर स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसा भी स्कीम्स है. दीनदयाल नाम के कोई एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर भी एक स्कीम डाल दिया है, दीनदयाल ग्रामीण रोजगार योजना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, दीनदयाल उपाध्याय इज द सरनेम. सो दीनदयाल उपाध्याय सम योजना. सो इफ यू गिव से 40 minutes टू दीज 2 आंसर्स यू विल बी डन. और अगर तुम एक को पूछेगा ना इसको सर याद करने का तरीका क्या है, लिखना. तू राइटिंग प्रैक्टिस करेगा ना तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली दिमाग में रजिस्टर होता है. तो यही हेल्प करता है बेटा. मतलब देख क्या होता है, 2 टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एक होता है जो एप्लीकेशन बेस्ड है और एक होता है जो थियोरेटिकल है. जो थियोरेटिकल है ना बेटा वो अनफॉर्चुनेटली बाय हार्ट ही करना पड़ेगा. अब तू मुझे बता, ये दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है इसमें एप्लीकेशन क्या है, वो रट्टा मारना पड़ेगा ना दोस्त. उसमें तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. पर मैंने जब तेरे को रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बताया तो मैंने तेरे को क्या बोला, बुक बाजू में रख, तेरा दिमाग वापर. अच्छा, रूरल एरिया में लोग किधर अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो तूने बोला फार्म. तो वो कैसा है, तू आंसर खुद से सोच सकता है. सो यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी 2 parts टू योर स्टडीज. वन इज practical and which is application based and one is theoretical which is not application based. जो नॉन एप्लीकेशन बेस्ड है उसको रट्टा मार, जो एप्लीकेशन बेस्ड है उसमें लॉजिक लगा. तो हर एक कभी लॉजिक लगेगा कभी मैजिक लगेगा. तो तेरा एक बार पढ़ के हो जाएगा ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर तो तुझे ऑटोमेटिकली रियलाइज होएगा तुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है.
व्हाइट कॉलर जॉब्स और ब्लू कॉलर जॉब्स, ऐसे दो जॉब्स होते हैं. व्हाइट कॉलर इज बेसिकली स्किल्ड जॉब्स. सो मैं जो काम कर रहा है वो व्हाइट कॉलर है कि ब्लू कॉलर है. मैं तू बोलेगा कि सर आपने पहना कोई अलग कलर है, ये जो पहना है उस पर नहीं होता है. व्हाइट कॉलर जॉब्स आर बेसिकली सफिस्टिकेटेड जॉब्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, सिंगर्स, ऑल दीज जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, तो उसको व्हाइट कॉलर बोलते हैं. जबकि ब्लू कॉलर जैसे कि जो अपने पास बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस में जो हेल्प कर रहे हैं अपने को, जो क्लीनिंग करते हैं, हाउस कीपिंग का काम होता है, ये सब स्किल इन्वॉल्व नहीं करता है, तो उसको हम लोग ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं. So white collar jobs, to give you in short, requires some amount of skill, whereas blue collar jobs are not skilled jobs, they are unskilled jobs. तो अब ज्यादातर लोगों को कौन सा जॉब चाहिए? व्हाइट कॉलर. पर साला उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी तो कर. तू बोलेगा मैं ग्रेजुएट बनेगा और ग्रेजुएट बन के मेरे को 5 लाख रुपए का पगार चाहिए पर मंथ, तो कहां से मिलेगा? पर अगर तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो you can definitely aim for 5 lakh rupees per month salary within 5 years of your experience. बिंदास पूछना, कोई भी डाउट है, कोई भी वर्ड नहीं समझेगा, फील फ्री टू आस्क. सो अगर मैं तुम लोग को आज एक टास्क दे सकता हूँ, योर टास्क विल बी टू गो होम एंड कंप्लीट दिस चैप्टर एंटायरली. देख अभी 15-20 मिनट में क्या होएगा, 2 ही आंसर होएगा या एक ही होएगा, पर अपने को तो पूरा चैप्टर पढ़ना है. तो आज घर पे जाकर इतना एफर्ट डाल देना कि अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट से लेकर एंड तक तू एक बार पढ़ रहा है. तुझे जो भी नहीं समझा है उधर बाजू में डाउट लिख दे, सो दैट जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पहले अपन डाउट सॉल्विंग करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे. मेजर्स के लिए कुछ कुछ डेट्स तो याद रखना ही पड़ेगा तेरे को. जैसे कि अगर देख मतलब इसका रीजन भी बोलता हूँ, जनरली अगर ये आंसर आया ना एग्जाम में तो लीव इट इन ऑप्शन, बट माई सजेशन इज डोंट लीव दिस आंसर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडीज इन ऑप्शन, क्योंकि इसमें से कितना सारा ऑब्जेक्टिव आ सकता है. तू सोच, तेरे को एक क्वेश्चन पूछ देंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च इन विच ईयर, और तूने अगर वो आंसर ही नहीं पढ़ा रहेगा तो तुझे पता ही कैसे चलेगा. तो यू कैन नॉट, डेट्स आर इंपॉर्टेंट. तो क्या करने का, एक है ना फ्लो चार्ट बना डाल, जो भी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो लिख दे और एग्जाम के 1 घंटे पहले वो इंपॉर्टेंट लिस्ट डेट्स को पढ़कर जाने का कि चलो ये दिन को ये हुआ था, ये दिन को ये हुआ था, ये दिन को ये स्कीम आया था, इस दिन को ऐसा हुआ था, फलाना हुआ था, ढिंकना हुआ था, ऐसा. तो तेरे को क्या करना चाहिए, 3 पार्ट्स में करना चाहिए. एक डेट्स वाला होना चाहिए, एक नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट होना चाहिए और एक डेफिनेशंस होना चाहिए. करेक्ट. अभी स्कीम भी, और तूने अगर बाकी के चैप्टर्स पढ़े रहेंगे तो पॉपुलेशन के अंदर एक थियोरी था जिसका नाम था मालथूस थियोरी. सो इट वाज गिवन बाय मालथूस. फिर एक और थियोरी था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इट वाज गिवन बाय कोल एंड हुअर. तो वो सब नाम भी याद रख. क्या होएगा ना, तू जितना नाम लिखेगा, जितना तू डेट्स ऐड करेगा, तो तेरे को एग्जाम के अंदर स्कोरिंग जो है ना तेरा वो बढ़ जाता है. सो यू कैन डिवाइड द एंटायर थिंग्स जो भी रट्टा मारने वाला है इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज व्हाट आर द डेट्स एंड द नेम ऑफ द स्कीम्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स. नंबर 2 विल बी to write down the name of economists and what concepts they have given, and number 3 will be all the definitions. जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉवर्टी का बहुत सारा डेफिनेशंस है. पॉवर्टी के अंदर अमर्त्य सेन का भी एक डेफिनेशन है. फिर पॉवर्टी के अंदर वर्ल्ड बैंक का एक डेफिनेशन है.
फिर अगर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट का, दो डेफिनेशन है, एक तो वो एज ग्रुप, वो 3 कंडीशन वाला, और दूसरा NSSO वाला। तो वो डेफिनेशन मतलब क्या कर, मालूम है, एक छोटा सा बुक ले और वहाँ पर तू एक बाइफरकेशन डाल दे, हर एक चैप्टर में से जब भी तुझे इस इन तीनों कैटेगरी में जो भी फिट होता है उधर ऐड करता जा, तो तेरे लिए पूरा लिस्ट रेडी हो जाएगा। अभी जैसे कि तेरे को एक डाउट था इन चैप्टर नंबर 9, तो उसमें भी एक डेट आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में कब आया, तो तेरे को वो डेट याद होना चाहिए। आई थिंक इट वाज इन जुलाई 1991 समथिंग। तो तेरे को वो डेट काम में आएगा तेरे को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। और कोई भी चीज़ का स्ट्रेस मत लेना, कभी भी कुछ हेल्प चाहिए रहेगा, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम्स, बी रेस्ट अश्योर्ड कि यहाँ पर से हम लोग तुम लोग को पूरा सपोर्ट करेंगे। बोलना बेटा। ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट भी एक बार देख ले, तुझे सॉल्व करने को जम रहा है या नहीं जम रहा है। अब तक तो हो रहा है ना, बस, विच मीन्स तेरे को आता है। द ऑब्जेक्टिव्स आर द इंडिकेटर वेदर यू नो द कॉन्सेप्ट और नॉट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, पूरा बड़ा आंसर में से एक छोटा सा पार्ट होता है। तो अगर तुझे वो छोटा सा पार्ट आ रहा है तो तेरे को बेसिक्स क्लियर है, उसके ऊपर तेरे को बिल्डिंग बांधना बाकी है, दैट्स इट। So I'll wait for another 5 to 7 minutes. If you have any more doubts, we will solve that. If not, then we'll end today's class and we'll see you in the next class with two things. One, doubt solving for this chapter, and next, whatever chapter you tell me to revise, which I am assuming will be chapter number 9. Hmm. डिप्रेशन है,
मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है, कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी के अंदर, मतलब कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या हो गया? कोई बात। सजेस्टेड आंसर्स नहीं देते क्या ये लोग? ओके, सो इट शुड बी डिसगाइज्ड। पर देखो है ना, आंसर्स मिल जाएंगे। तू कभी गूगल पर जाएगा ना तो सजेस्टेड आंसर्स मिलते। Increase in tax rate can occur, affect the unemployment rate? Not directly, because टैक्स किस पे लगता है? तेरे इनकम पे। दो टाइप का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट। हाँ, अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट आ सकता है, पर डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट पर आना सीम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज तेरा इनकम आएगा तो ही तो उस पर टैक्स लगेगा ना। तू अनएम्प्लॉयड है तो तेरा इनकम ही नहीं होएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? सो इफ यू आर अनएम्प्लॉयड देर विल बी नो टैक्स ओनली। सो आई डोंट थिंक सो। इट मे हैव इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स बट नॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट्स फॉर श्योर। करेक्ट, क्योंकि इंडिया के अंदर टैक्स रेट ज़्यादा है, तो अपने को अगर गवर्नमेंट को इनकम दिखाएगा तो साला गवर्नमेंट तो टैक्स लेकर जाता है। तो लोग क्या करते हैं, पैसा कैश में लेते हैं टू इवेड टैक्सेस, बट दैट इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। काम तो फिर भी कर रहा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट को इनकम नहीं बता रहा है। करेक्ट है, बट बेटा सब कुछ अगर कैश में करेगा और किसी दिन गवर्नमेंट ने तेरे को पकड़ा तो तेरे तो लग गए ना फिर। एग्जैक्टली तो क्या कर, कैश में लिया और बैंक में जमा कर दिया तो वाइट हो गया। पर जो लोग नहीं करते ये चीज, दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। गवर्नमेंट कैन अटैक यू, एंड इफ गवर्नमेंट फिर पेनल्टी चार्ज करेगा ना, देखो सस्ते में थोड़ी छोड़ेगा। I didn't want to discuss that. Why should I talk negative about anyone? But again, what he said is so right. That taking in cash is not a problem, but then that money should have been deposited in the bank. तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में आएगा तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। पर वो इट इज अ मिसकंसेप्शन ओनली फॉर दोस्त जिसका इनकम 12 लाख है। तो अगर आज मेरा इनकम 15 लाख रुपया है तो ऐसा नहीं है कि 15 में से 12 माइनस कर दे, जीरो टैक्स, और बचे हुए 3 लाख पे टैक्स पे करना है। दैट इज रॉन्ग। इट इज हाँ, पूरे 15 लाख पर एज पर टैक्स स्लैब्स। हम्म 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 नहीं, करेक्ट। तो तेरा इनकम पे है, सिंपल भाषा में तेरे को बोलूँ ना, सपोज तेरा इनकम है 11 लाख रुपया, तो तेरे को कोई टैक्स नहीं भरना है। तेरा इनकम 10 लाख है, नो टैक्स। तेरा इनकम 12 लाख रुपया है, नो टैक्स। पर अगर तेरा इनकम 14 लाख रुपया है तो टैक्स स्लैब 0 से लेकर 4 लाख 0%, 4 लाख से लेकर 8 लाख 5%, 8 लाख से लेकर 12 लाख 10%, और 12 से लेकर 16 लाख तक तेरे को भरना पड़ेगा 15%। सो स्लैब्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं इसको। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एज योर इनकम राइजेस योर टैक्स विल ऑल्सो राइज। कुछ बेवड़े लोगों को क्या लगता है मालूम है, टैक्स कैसा कैलकुलेट होता है, 14 लाख इंटू 15%, क्योंकि मेरा इनकम 15% में आया, ऐसा नहीं होता है कैलकुलेट। स्लैब 0 to 4, तो मेरा 14 में से 4 माइनस हो गया, 4 लाख पर मेरे को कोई टैक्स नहीं भरने का। फिर बचा कितना है मेरे पास 10, तो नेक्स्ट टैक्स स्लैब क्या है, 4 lakhs to 8 lakhs। 4 to 8 के बीच में कितना लैक्स हुआ, 4 lakhs। तो 4 lakhs पर 5% ही पे करना है, 20,000। फिर नेक्स्ट टैक्स स्लैब इज फ्रॉम 8 to 12। सो 8 to 12 में और 4 लाख रुपया है, मेरा इनकम 14 है, मतलब 12 लाख तो है ही, तो 4 लाख पे 10%, अभी 40,000 भरना पड़ेगा। सो 20 + 40, अभी तक मेरा टैक्स लायबिलिटी 60। नेक्स्ट टैक्स स्लैब इज फ्रॉम 12 to 16, बट मेरा तो इनकम 16 लाख है ही नहीं,
मेरा तो 14 ही है, तो कितना एडिशनल इनकम है मेरे पास? अबाउट 12 टू 2 lakhs पर 15% पे करना पड़ेगा, विच माइट बी सम 30,000. सो मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 20 प्लस 40 प्लस 30 विच इज 90,000. पर उसमें भी गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देता है. तूने अगर LIC के अंदर इन्वेस्ट किया तो तेरा वो माइनस हो जाएगा. सो टैक्स प्लानिंग कर सकता है. करेक्ट. जो भी टैक्स फ्री स्कीम्स, अगर मैंने पैसा उसमें डाला रहेगा तो मेरा टैक्स उसमें बच जाएगा. बट लोगों को ये नहीं समझता है कि 14 लाख इंटू 15% नहीं होता है डायरेक्ट. लोग क्या सोचते हैं 14 इंटू 15 हो गया 15, मतलब 1,70,000 रुपया टैक्स भरने का अप्रोक्सीमेटली, विच इज रॉन्ग कैलकुलेशन. इट इज प्रोग्रेसिव. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 16. ठीक है. So should we conclude today's class? Do you want to ask any other doubts from this chapter? आज क्या एक एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि तुम लोग घर पे जाकर ये पूरा चैप्टर कर लेना, जहाँ पर भी कुछ नहीं समझा बाजू में डाउट लिख देना. सो नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट सॉल्विंग करेगा और नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 करते हैं. ठीक है, चलो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन. बाय बाय.